हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेंज। दोस्तों, आप सब लोग के एग्जाम कंडक्ट होने में लगभग 4 से भी कम दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों डेली मैं आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो ये मॉक टेस्ट रहेंगे न्यू सिलेबस पर आधारित रहेंगे और पूरे चांसेस बनेंगे कि एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे एनसीएल HEMM ऑपरेटर का मॉक टेस्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम HEMM ऑपरेटर के एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो HEMM ऑपरेटर का कॉमन पेपर होता है या 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। दोस्तों, इस पेपर की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आई होप आप सभी लोग इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने HEMM ऑपरेटर का मॉक टेस्ट 1 अपलोड किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एनसीएल HEMM ऑपरेटर के मॉक टेस्ट नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग बताएंगे कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है और वहाँ की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में रेल मंत्री हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में रेल मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो बताइए ऐसी कौन सी मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मोस जो है तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा DRDO का मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी लोग को बताना है कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे कि असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का रेल मार्ग जो है तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इस दूरी को कौन सी ट्रेन तय करती है? विवेक एक्सप्रेस जो है तो इस दूरी को तय करती है। आप सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है, सो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत की झंडा गीत। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वेटिकन सिटी विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है?
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आधुनिक युग के मीरा जो है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIEFL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा CIEFL का मुख्यालय जो है तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP कल्चर का संबंध किससे होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा AP कल्चर का संबंध जो है तो किससे होता है, हमेशा मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, AP कल्चर का संबंध किससे होता है, मधुमक्खी पालन से होता है। इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा शीश महल ट्रॉफी का संबंध जो है तो किससे होता है, क्रिकेट से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के ध्वज पर कितने रंग अंकित होते हैं। आपको बताना है कि ओलंपिक के ध्वज पर कितने रंग अंकित होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओलंपिक के ध्वज पर 5 रंग अंकित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्क का मुख्यालय जो है तो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपका टेस्ट लिया है, तो आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में से कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है तो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नारा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली चलो किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को किससे मापा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ध्वनि को जो है तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बटरफ्लाई शब्द का संबंध होता है तैराकी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व ओजोन दिवस जो है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में निम्न में से कौन सी गैस नहीं होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एलपीजी गैस में नाइट्रोजन गैस नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन जो है तो एलपीजी गैस में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारिश की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? आपको बताना है कि जब बारिश होती है तो उसकी बूंद गोल किस कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें जो होती है तो गोल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसका राइट आंसर रहेगा कालीबंगा जो है तो भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वॉशिंग मशीन जो है तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ तो 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? आपको बताना है कि जो लोहा होता है उसका सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप में से सभी लोग जानते होंगे कि वॉशिंग मशीन जो होती है तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर का पिता जो है तो चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों आप हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। आप सभी लोग सोचिए और इसका राइट आंसर बताएं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी राजरसो एक क्या है? आपको बताना है कि पृथ्वी राजरसो क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी राजरसो जो है तो एक महाकाव्य है
किस काल का है? वीरगाथा काल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचयिता थे। आपको बताना है कि कलम के सिपाही के रचयिता कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कलम के सिपाही के रचयिता थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है। आपको बताना है कि ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ईंट से ईंट बचाने का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के पूर्व में जोड़कर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि शब्द के पूर्व में जोड़कर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो शब्द के पूर्व में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐतिहासिक को इसी टाइप से हमेशा लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि विकल्प शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प शब्द का विलोम शब्द होगा संकल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है तो मधु भी होता है, सुधा भी होता है, सोम भी होता है, लेकिन विष नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष जो है तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शांत रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, दिस ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग एज। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो आप सब लोग पता है इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि इंग्लिश को हमेशा किस टाइप से लिखा जाता है, ENGLISH, यानी कि यही जो है तो इंग्लिश की सही स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर प्ले टेनिस नाउ। आपको बताना है कि इस खाली स्थान पे किस ऑप्शन का यूज होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा माई सिस्टर प्ले, यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर कैन प्ले टेनिस नाउ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि कंपोजिशन मीन्स का क्या होता है। आपको बताना है कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंपोजिशन का मतलब होता है रचना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड एंटोनिम्स एज। आपको बताना है कि बोल्ड का एंटोनिम्स क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा बोल्ड का एंटोनिम्स होता है टिमिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको बताना है कि वुमेन का फ्यूरल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है वुमेन का फ्यूरल क्या होगा, वुमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए की जगह सिर्फ ई का फर्क रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होगी वैकुरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का निर्माण किससे होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा कोयले का निर्माण होता है जीवाश्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से सबसे बढ़िया को कैरिकोला प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से कोक कैरिकोला प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रानीगंज से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। रानीगंज से सबसे बढ़िया कोक कैरिकोला प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 65%। तो आप सभी लोग को बताना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत आ जाएगी संख्या। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आएगी 35%। कैसे आएगा, जब हम 100% में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत को घटा देते हैं तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत आ जाता है। ठीक है, यानी कि 100 - 65% बराबर 35%। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो अब हम यहाँ पे क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, x थी। हमने मान लिया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या x थी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x का 35% बराबर 420, क्योंकि क्वेश्चन पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया है और हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत आया है, 35%। इसलिए हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों का 35%, यानी कि x का 35% बराबर 420। चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x × 35/100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 420। पक्षांतर कर दीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 × 100/35। तो आप सभी लोग इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7 7 × 42, यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि 60 और जब 20 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, आप सभी लोग को ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 46 किलोग्राम है, जिनमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोला है, लड़कों का औसत कितना है 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत है 40 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे, लड़कों को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, आप सभी लोग समझ जाइएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया बी यानी बॉयज और जी मतलब गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, लड़कों का औसत कितना है 50 है, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया और लड़कियों का औसत कितना है 40 है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला, 100 विद्यार्थियों का औसत जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं कितना है 46 किलोग्राम है। तो बस इसी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले सिस्टम से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 में से जब 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जब हम 50 में से 46 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉय एंड गर्ल्स में कितने का अनुपात आ गया 6:4 का। और 6:4 को हम क्या लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बॉयज एंड गर्ल्स को लिख देते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, लड़कों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 100 × लड़के कितने थे अनुपात में, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे कर लेंगे 6 + 4। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 × 6/10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 60। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है
लड़कों की संख्या है 60। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:7 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में दूध की मात्रा। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी आप सभी लोग बताएं। तो मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 42 × 5 और यहाँ पे कितना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7 7 42, यानी कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी? 30 लीटर। ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा आ गई 30 लीटर। तो आप सभी लोग बताएं मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? मिश्रण में पानी की मात्रा, तो आप सभी लोग बताएं मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि मिश्रण में पानी की मात्रा होगी 42 - 30, यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर जो है तो मिश्रण में पानी है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है? यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या निकाला था? मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी? मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा है 12 लीटर। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यानी कि 3 लीटर पानी इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। जब 3 लीटर पानी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मिश्रण में पानी की मात्रा 15 लीटर आ जाएगी। 12 लीटर पहले है और 3 लीटर अभी डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 लीटर। और दूध की मात्रा कितनी थी? हमने अभी निकाला था। मिश्रण में दूध की मात्रा थी, दूध की कितनी मात्रा थी? 30 लीटर थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात निकालना है। तो दूध की मात्रा कितनी है? और यहाँ पे हमने लिख दिया पानी। दूध की मात्रा कितनी थी? 30 लीटर थी। और पानी की मात्रा कितनी हो गई थी? पहले 12 थी, 12 में 3 लीटर पानी और जो मिला दिए थे तो कितना आ गया था? 15 आ गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 30:15। तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पे उसने 7.2 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? 2592 अधिक था। तो बताइए प्रारंभिक संख्या कितनी थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या कितनी थी? हमने मान ली कि प्रारंभिक संख्या x थी। क्वेश्चन पे क्या बोला है? उसने 0.72 से गुणा करने के स्थान पे किससे गुणा कर दिया? 7.2 से गुणा कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7.2 x, ठीक है, और उसने किससे गुणा कर दिया था? 0.72 से कर दिया। ठीक है, हमने x का गुणा करा दिया। तो उसका सही उत्तर पहले वाले उत्तर से कितना अधिक था? 2592। अब क्या करते हैं? जिससे गुणा करा दिया है और जिससे कराना चाहिए उन्हें आपस में घटा देते हैं। तो जब हम 7.2x से 0.72x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6.48x आ जाएगा। और यहाँ पे 2592 तो रहेगा ही, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 648/100 और यहाँ पे x रहेगा है और यहाँ पे कितना है? 2592। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2592 × 100/648। दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा धीरे धीरे काट के। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 2592 में जब हम 648 का भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 × 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए और बी यानी कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कार्य को निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जब ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में काम करेंगे 4 यूनिट और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को एक दिन में कितना करते हैं, 4 यूनिट करते हैं और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 4 काम करते हैं, जबकि हमें पता है बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया था तो कितनी आई थी, 3 आई थी। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं 3 में ऐसा कौन सी चीज़ जोड़ें जिससे 4 आ जाए। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई और बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। और आप सभी लोग को पता होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तो अब क्या करेंगे, 60 में 1 का भाग दे दीजिए। तो 60 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको यह मेथड समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए उस फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। फार्मूला रहेगा ए प्लस बी इंटू ए या फिर बी, कुछ भी दिया हो सकता है। इस फार्मूले को मैं समझाता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, ए या बी माइनस ए प्लस बी। आप सभी लोग इन साइनों को ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए या बी, इसके बाद क्या है बटे में ए या बी माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस है, आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला ए रहेगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोला है, बी अकेला यानी कि बी जो है तो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू बी, यहाँ पे बी दिया है इसलिए हम यहाँ पे बी लेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, बी माइनस ए प्लस बी। आप सभी लोग फार्मूले को फिर से देख लीजिएगा, इस टाइप से कुछ फार्मूला बनेगा। यदि यहाँ पे ए रहता तो यहाँ पे ए रहता, ठीक है सिंपली। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू यहाँ पे दी है 20 दी है। ठीक है, इसके बाद बी की वैल्यू फिर से कितनी है, 20 और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 में से जब 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो हम करेंगे 5 कम 5, 5 × 15, 3 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारी यह दोनों मेथड आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटों में पूरा करता है, तो वह दूरी कितनी है, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, एक निश्चित दूरी, तो हम सबसे पहले एक निश्चित दूरी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि निश्चित दूरी क्या है, ए बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला, एक निश्चित दूरी का आधा, तो इसका आधा क्या होगा, बी से हमने ओ मान लिया तो एक निश्चित दूरी का आधा हो गया। तो क्वेश्चन पे बोला है एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे में पूरा करता है। टोटल यात्रा कितने घंटे में पूरी करता है, 11 घंटे में करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो आप सभी लोग बताएं कितनी हो सकती है। तो हमने मान लिया ए और ओ के बीच की कितनी दूरी है, एक्स है
और ओ और बी के बीच की दूरी x है, यानी कि ए और बी की टोटल दूरी जो है तो कितनी है 2x है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा आधे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 11 घंटे में पूरा कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/6 प्लस x/5 बराबर 11 घंटे। ठीक है, इतना आ गया ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6 और 5 का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5x, और यहाँ पे आ जाएगा 6x, और यहाँ पे 11 घंटे तो दिया ही रहेगा। तो आप इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x/30, और यहाँ पे 11 तो है ही, तो 11 से 11 कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई थी। तो मैंने बताया था जैसे कि निश्चित दूरी कितनी थी, ए बी थी, और यहाँ पे हमें कितनी x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हुई अभी 30 हो गई थी। और हमने a और b की वैल्यू को क्या माना था, a और b की वैल्यू थे 2x थे। तो अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को मान रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर 2 × 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यानी कि दूरी जो है तो 60 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके जिसकी औसत चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बार बार रुकने के कारण उसकी चाल हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें बताना है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, गाड़ी की औसत चाल दी गई है बिना रुके, कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिना रुके गाड़ी की 1 घंटे की चाल कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और रुकने के कारण 1 घंटे की चाल कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि 9 और 8 के बीच कितने का फ़र्क है, 9 और 8 के बीच कितने का फ़र्क है, सिर्फ 1 का फ़र्क है। ठीक है, 9 घंटे व 8 घंटे में कितने का फ़र्क है, सिर्फ 1 घंटे का है। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो पूछा है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, 60 में 9 का भाग दे देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो 60 में जब 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटते आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6×3 18, 6.667। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग भी इसे सॉल्व करिए, बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे बताया गया है कितना है, ₹3200। इसके बाद दर कितनी है, दर यहाँ पे दी है 5%, और हमें यहाँ पे समय को लेकर कन्फ्यूजन है, तो चलिए इसे दूर कर लेते हैं। तो समय क्या बोला है, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो आप सभी लोग बताएं अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का। तो अप्रैल के कितने दिन बचे, 26 दिन बचे। मई कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। और जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, जिसमें 16 जून तक सिर्फ जुड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, आप सभी लोग इसे जोड़ें तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 1 7, 7 6 13, 13 के 3 हंस लाए 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 6 1 7। ठीक है, 73 दिन आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 73/365 दिन। ठीक है, आप सभी लोग समझ जाइएगा, समय कितना आ जाएगा 73/365 दिन। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना था, 3200 था,
दर कितनी थी, 5% थी और समय कितना था, 73/365 और बटे में 100 तो रहेगा ही। तो अब क्या करते हैं, 2 जीरो यहाँ काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर 32 इंटू 5/73 और यहाँ पे हम लिखेंगे 365। तो बस आप सभी लोग को इसे काट लेना है, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसे काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 एकम 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, तो 73 से 73 कट गया। तो ब्याज कितने आ गए, 32 रुपये। तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग से बनता भी होगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे भुजा दी है उनमें से दो भुजा को किसी को आधार मान लेते हैं या फिर किसी को ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार को हमने मान लिया 12 और ऊंचाई को हमने मान लिया 16। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब 6 में 16 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि x² + kx + 12 बराबर 0 का गुणनफल कितना है, x + 3 है, तो k किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे गुणनफल दिया गया है और गुणनफल हमेशा समीकरण के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, तो -3 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू k + 12 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9 -3k + 12 बराबर 0। तो 9 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा और यहाँ पे -3 के तो रहेगा ही। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे k लिखेंगे बराबर, k बराबर 21/3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि √2 किस प्रकार की संख्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे किस प्रकार की संख्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि यहाँ पे √2 की जगह पाई भी आता तो इसका आंसर भी अपरिमेय रहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक षटभुज के कोणों का योग कितना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पे बहुत आते हैं। तो चलिए इस बार इसे देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे षटभुज पूछा है, कभी कभी यहाँ पे समपंचभुज भी पूछ सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या रहेगा, 2n-4 × 90। क्या रहता है फार्मूला, 2n-4 × 90। तो यहाँ पे क्या बोला है, षटभुज में यानी कि 6 भुजा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n की जगह सिर्फ 6 रख देते हैं। तो 2 × 6 - 4 × 90। तो आप सभी लोग बताएं कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 4 × 90। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 × 90 बराबर 9×8 = 72 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 720 अंश। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हाँ चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है, उसकी आय का 60% वो जो है तो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो सेविंग कितने की करता है, यहाँ पे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यानी कि ये जो है तो उसकी मंथली इनकम है, इसमें से क्या कर बोल रहा है कि वो 60% जो है तो खर्च कर देता है। तो यहाँ पे कितना बचा, 40% बचा।
40% की वह सेविंग कर रहा है। तो हमें बचाना है कि मासिक बचत कितनी होगी। तो यहाँ पे मासिक आय भी दी है, तो मासिक आय कितनी है, मासिक आय जो है तो 3000 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 का 40%। तो 3000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। 1200 जो है तो व्यक्ति की मासिक बचत होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की को एक कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है। प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दुगनी है। यदि प्रथम रेखा 7 सेंटीमीटर लंबी है तो 7वीं रेखा कितनी लंबी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, एक लड़की को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है और पहली रेखा दूसरी रेखा से दोगुनी है। तो पहली रेखा की लंबाई कितनी है, 2 है। तो दूसरी रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। और तीसरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चौथे की 16, पाँचवें की 32, छठवें की 64 और सातवें की आ जाएगी 128। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, पहली रेखा दूसरी रेखा से दुगनी है। तो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना कितना हो जाएगा 64 और 64 का दुगुना हो जाएगा 128। यानी कि 7वीं रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 128। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि y के पुत्र का भाई है x, तो x का y से क्या संबंध है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं इसका आंसर आप सभी लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा पोता या पौत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसके आंसर को आपको बताएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पे एक सीरीज दी है। सीरीज क्या है, 2, 5, 12, 27, 58। तो सीरीज का अगला पद क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यदि हम 2 में 2 का गुणा करके 1 को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 में 2 का गुणा करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 5 में 2 का गुणा करते हैं, 5 में 2 का गुणा करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। यानी कि 1, 2, 3 इसी टाइप से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी टाइप से 27 में हम 2 का गुणा कराएंगे, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। 27 दूनी 54, 54 4 58। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 58 में 2 का गुणा कराएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो जैसे ही हम 58 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 1 11 और यहाँ पे 5 तो रह गई, 121 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि मास्टर का कोड क्या है, OCWI भी है, तो हमें बताना है CRADLE का कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, मास्टर MASTER, इसका कोड क्या बताया गया है, OCVWI भी। तो हमें बताना है कि CRADLE का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल है, तो आप सभी लोग सीक्वेंस बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो MO के बीच में कितने का गैप है, 2 का है। O और C के बीच में कितने का गैप है, 2 का है। इसी टाइप से S व V के बीच में कितने का गैप है, आप सभी लोग बताएंगे। तो STU यानी कि 3 का गैप है। T और W के बीच में कितने गैप है, 3 का गैप है। E और V के बीच में कितने गैप है, 4 का। और R और V के बीच में कितने का गैप है, 4 का। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 2 3 3 4 4। दोस्तों इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, इस टाइप से मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें सीक्वेंस क्या मिल गया है, 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CRADLE 2 2 3 3 4 4। तो आप सभी लोग इसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा ETDGPI। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर हमें टेलीग्राम पे फोटो भेज सकते हैं, हम इसके आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। हालांकि मैंने इसके आंसर को आपको कई बार डिस्कस किया है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो है तो शनिवार नहीं हो सकता है। ठीक है, शनिवार के अलावा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं जिन पे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से रिलेटेड, कूलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन तथा क्लच से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, रोड की स्प्रिंग के उछाल के दोष को दूर करने के लिए किस सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, रोड स्प्रिंग के उछाल के दोष को दूर करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सस्पेंशन से लाभ नहीं होता है। तो आप सभी लोग को बताना है कि सस्पेंशन से कौन सा लाभ नहीं होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सस्पेंशन से स्टीयरिंग की सुविधा होती है, इंजन के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है, व्हील अलाइनमेंट शीघ्र खराब नहीं होती है। लेकिन जो है तो यहाँ पे क्या बोला है, इंजन तेज गति से चलता है, ये सस्पेंशन से लाभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट बल्ब निम्न में से किस तापक्रम के पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जो थर्मोस्टेट बल्ब होता है अपने अंदर से 77 डिग्री तापक्रम वाले पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर का सही कार्यकारी तापक्रम होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक सिलेंडर का सही तापक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लच में होता है। आपको बताना है कि जो वैक्यूम क्लच होता है उसमें क्या क्या होता है। तो पिस्टन भी होता है, वैक्यूम सिलेंडर भी होता है और रिजर्वर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रात में एक कार को ओवरटेक करना है तो आप क्या करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर को आप सभी लोग स्वयं बताएंगे, इसके बाद मैं इसके आंसर को बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, यदि आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उससे आगे निकलने से पहले हैंड लैम्प फ्लैश का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। इस पे लिखा है आगे निकलने से पहले आपको क्या करना चाहिए, हैंड लैम्प फ्लैश का यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यस्त सड़क पर तथा चौराहे पर चिन्हित रेखा को पार करना अथवा ओवरटेकिंग करना क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक व्यस्त सड़क पर चौराहे पर चिन्हित रेखा को पार करना क्या होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल मना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो जाए और आपको बाएं मुड़ना हो तो आप क्या करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, दाएं हाथ से इशारा करेंगे। ठीक है, यदि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर खराब हो जाता है और आपको बाएं मुड़ना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, दाएं हाथ से इशारा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीओ फॉर्म 25 क्या बताता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आरटीओ फॉर्म 25 बताता है मोटर वाहन के पंजीकरण में नवीनीकृत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, आरटीओ फॉर्म 25 क्या बतलाता है, परिवहन अथवा मोटर वाहन के पंजीकरण में नवीनीकृत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है। तो मैंने आपको बताया था, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग जो है तो हैंगिंग द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रू स्टोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के केवल एक चक्कर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपने हमारी एलिमेंट्री नॉलेज से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आईटी पे रहा हुआ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो पे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि दिए गए चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। जब भी इस टाइप का सिंबल आ जाए तो यह क्या प्रदर्शित करता है, आगे फिसलन भरी सड़क है। दोस्तों यदि आपने हमारे ट्रैफिक सिंबल से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिएगा, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग देखें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है। तो हाइड्रोलिक क्लच में होता है पिस्टन भी होता है, कंट्रोल वाल्व भी होता है व एक्यूमुलेटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड कम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि फ्लूइड कम्पलिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लूइड फ्लाई व्हील, ये भी होता है व फ्लूइड क्लच भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ब्रेक में दोष का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि जो ब्रेक होता है किसके कारण खराब होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रेक में शू लाइनिंग घिसी होती है इसलिए ख़राब हो जाता है, ब्रेक में लाइनिंग और चिकनाई हो तब भी ख़राब हो जाता है, ब्रेक पैडल फ्री प्ले अधिक हो तब भी ख़राब हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इन सभी कारणों से ब्रेक खराब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो मार्केट में गाड़ी आती है उस गाड़ियों में डिस्क ब्रेक लगा रहता है, यानी कि आधुनिक कारों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक है मैकेनिकल ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेशन का कार्य क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्बोरेशन का कार्य होता है ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। कार्बोरेशन का क्या कार्य क्या होता है, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडारू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हुंडारू जलप्रपात जो है तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का पूर्व नाम क्या था। आपको बताना है कि WTO का पूर्व नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा WTO का पूर्व नाम था GATT। ठीक है, क्या होता था WTO का पूर्व नाम क्या था, GATT। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछौला झील कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि पिछौला झील कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिछौला झील जो है तो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप करेंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए करेंट अफेयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मारिके लुकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ नामक परियोजना की शुरुआत की है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सब लोग बताएंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है डेविड एटनबरो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा राफेल के पहले महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही चर्चित नाम है, आप सभी लोग बताएं ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जामरेज, आप सभी लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी का नाम है एग्जामरेज और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। आप सभी लोग इनसे जुड़ के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप सभी लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।